नमस्कार दोस्तों, युक्त आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 26 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना करें वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया रहता है। यूट्यूब का लिंक है, व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है, डायरेक्ट क्लिक करेंगे और संस्थान से आप लोग जुड़ जाएंगे। चलिए आज हम बात करते हैं। आज सेट 10 है, 9 सेट ऑलरेडी हो चुका है, 10वां सेट पे बात करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आंसर नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इंटरनेशनल रिलेशन पे ही है, इंटरनेशनल इशू है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत जापान, वैसे भी इतनी प्यारी दोस्ती है हमारे जापान के साथ और एक गाना भी आया था, मेरा जूता है जापानी। तो भारत जापान की एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है बेंगलोर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है बनारस और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि भारत और जापान की एक्ट ईस्ट जो फोरम की जो 5वीं बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। तो चलिए इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली, वहीं पर भारत और जापान की एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी। इसका क्वेश्चन सीधा आंसर है नई दिल्ली, सी इसका सही होगा। चलिए इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता विदेश सचिव जिनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत में जापान के राजदूत जिसका नाम है सुजुकी सातोशी ने की है। तो हमारी तरफ से जो विदेश सचिव हैं, विदेश मंत्री का नाम कमेंट करके पहले आप लोग बताइए कि विदेश मंत्री देश के इस समय कौन है। और इस समय विदेश सचिव, जैसे मैंने कहा कि हर्षवर्धन साहब जो हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला जो है वो इस समय देश के विदेश सचिव हैं और जापान के जो राजदूत हैं जिनका नाम है सुजुकी सातोशी ने इन दोनों बैठकों में भाग लिया है। ठीक है, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की जो मैंने कहा कि 5वीं बैठक के दौरान किन किन मुद्दों पर बात की गई है। कनेक्टिविटी पे बात की गई है, जल विद्युत पे बात की गई है, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात की गई है, जल संसाधनों के दोहन और कौशल विकास संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। आप जानते हैं कि हम लोग जापान के सहयोग से मेट्रो में सबसे बड़ा, अगर किसी ने अच्छा रोल प्ले किया है या मेट्रो जो हम लोगों ने जो सीखा है, जो मेट्रो की जो भी भारत में कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं जापान से ही हम लोगों ने लिया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। भारत जापान एक्ट फोरम के बारे में जानते हैं कि एक्ट ईस्ट फोरम की जो स्थापना हुई थी साल 2017 में भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक यानी मुक्त इंडो पैसिफिक के जापान के दृष्टिकोण के तहत उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में यानी कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में भारत जापान सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए की गई थी। कब से की गई थी? 2017 से की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखिएगा पेपर में मिलता है कि भारत जापान की जो संयुक्त बैठक हुई थी इसका क्या महत्व है, किन किन मुद्दों पर बात किया गया था। इसके साथ ही साथ जो एक्ट ईस्ट फोरम की जो हम बात कर रहे हैं उस एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना कब की गई थी? तो 2017 में की गई थी। किस लिए की गई थी? एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक यानी कि मुक्त इंडो पैसिफिक के जापान के दृष्टिकोण के तहत की गई थी। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में भारत जापान सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन पर सीधे हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है 21, 22, 23 और 24। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोग को? निम्न में से किस वर्ष को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया गया है? इसका सही जो आंसर है, इसका सही आंसर है 2021। इसी साल को भारत और फ्रांस पर्यावरण के रूप में लॉन्च किया गया है। चलिए आइए इसके व्याख्या को पढ़ लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और फ्रांस की इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री जिसका नाम है बारबरा पोम्पली ने नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष इंडो फ्रेंस ईयर ऑफ एनवायरनमेंट को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है सतत विकास के क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करना, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में होने वाली कार्रवाई को प्रभावी बढ़ाना और इससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना इसका मेन काम है। सहयोग के बारे में थोड़ा जान लीजिए हम लोग। फ्रांस की तरफ से भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष का आयोजन इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्रालय के तहत तत्वावधान में यूरोप और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर दिल्ली में फ्रांस के दूतावास और संयुक्त सहयोग से किया गया है। भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष पर्यावरण, जैव और विविधता, जलवायु परिवर्तन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों पर इंडो फ्रेंच साझेदारी है जिसे 2021 में मनाया जाएगा। भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष 2021-22 की अवधि में लागू किया जाएगा। इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 5 मुख्य विषयों पर आधारित होगा, जैसे पर्यावरण का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण। इसके साथ ही साथ और भी देख लीजिए, जैव विविधता संरक्षण,
सतत शहरी विकास, नवीनीकरण ऊर्जा और दक्षता विकास कार्यक्रम इसमें शामिल है। ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन साहब हैं, और फ्रांस के प्रधानमंत्री जो हैं जीन कैस्टेक्स, जो इस समय फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, जीन कैस्टेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने इनमें से किस शहर में अपने नए इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की शुरू करने की घोषणा की है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। नए इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की घोषणा की है। ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी काकीनाडा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, सही स्थान है नोएडा। टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा उत्तर प्रदेश में एक नए इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। आईडीसी एनसीआर बेंगलुरु में और हैदराबाद के बाद भारत में माइक्रोसॉफ्ट का तीसरा विकास केंद्र है। आईडीसी एनसीआर कार्यक्षेत्र की वास्तुकला ताजमहल से प्रेरित है, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ठीक है। भारत विकास की थोड़ा बात कर लेते हैं इस मुद्दे पे कि आईडीसी जो है एनसीआर सुविधा डिजिटल नवाचार ड्राइविंग के लिए उत्पादों और सेवाओं के निर्माण के लिए विश्व स्तर पर माइक्रोसॉफ्ट टीमों के साथ सहयोग करेगी। केंद्र व्यवसाय और उत्पादकता उपकरण, एआई, क्लाउड एंड एंटरप्राइजेज, कोर सर्विसेज और नए गेमिंग डिवीजन के क्षेत्र में इंजीनियरिंग प्रतिभा के लिए अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत द्वारा प्रेरित स्थानीय कारीगरों और ग्राफिक्स द्वारा जटिल कलाकृति ऑफिस के सौंदर्य शास्त्र को ऊंचा करती है। इसकी आश्चर्यजनक संगमरमर की दीवारें, मेहदाबार द्वार, मेहराब और पत्थर के गुंबद देश की ऐतिहासिक और समृद्ध शिल्प कौशल के लिए एक श्रद्धांजलि है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन बात किया जाए। निम्न में से किस भारतीय को नासा ने अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक का नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है भवानी त्यागी, ऑप्शन बी है नताशा कंडाल, ऑप्शन सी है शिरीषा बांदला, ऑप्शन डी है जो भव्या लाल। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन डी है भव्या लाल, जिनको नासा को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी में कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया है। भारत को, किस भारतीय को, मतलब उसका नाम है लाल जो है, जिनका नाम है भव्या लाल। जिसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। भारत अमेरिका भव्या लाल को नासा ने अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी कार्यवाहक के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने एजेंसी के लिए बाइडर ट्रांजिशन एजेंसी रिव्यू टीम के सदस्य के रूप में कार्य किया है, और राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत एजेंसी में परिवर्तन संबंधी कार्यों को देख रहे हैं। वह 2005 से 2020 तक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में अनुसंधान के सक्रिय सदस्य के रूप में सेवारत लाल के पास जो है अभियांत्रिक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुभव है। इसके साथ ही साथ भव्या लाल ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी रणनीति और व्हाइट हाउस ऑफिस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी और नेशनल स्पेस काउंसिल के साथ साथ नासा, रक्षा विभाग और खुफिया समुदाय सहित संघीय अंतरिक्ष उन्मुख संगठनों के लिए विशेषण का महत्व रखती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति पर द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक पुस्तक लिखी गई है? तो बताइए किसके ऊपर लिखी गई है। उसका नाम है, ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है बिल गेट्स, सी ऑप्शन है रतन टाटा, डी ऑप्शन है दलाई लामा। तो द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक पुस्तक जो लिखी गई है वो दलाई लामा साहब के बारे में लिखी गई है। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु जिनका नाम है दलाई लामा साहब, दलाई लामा ने द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक अपनी नई पुस्तक खोली है, जिन्होंने मानवीय खुशियों को बढ़ावा देने के लिए शासन के ज्ञान के उद्धरण और शब्द का साझा किया है। पुस्तक को रेणिका सिंह द्वारा संपादित किया गया है और पेंगिन रेवंडन द्वारा उसे प्रकाशित किया गया है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट में 130 उद्धरण शामिल है, जो आतंक से ग्रस्त दुनिया की नई वास्तविकताओं से निपटने के लिए तिब्बत पर दलाई लामा के विचारों के अलावा बढ़ते अतिवाद, ध्रुवीयता और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्रज प्रहार जो है 2021 का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी मलेशिया। तो इसका जो सही आंसर है अमेरिका, इसका सही आंसर है ब्रज प्रहार अमेरिका के साथ किया गया है। तो 28 से 29 मार्च 2021 में भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बलों के अभ्यास का 11वां संस्करण ब्रज प्रहार 2021 हिमाचल प्रदेश के बकलों में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। ब्रज प्रहार जो है बेसिकली अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और परिवहन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभव को साझा करना है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच अंतर सक्रियता में सुधार करना भी है। अगला क्वेश्चन है,
कि भारत ने किस देश के साथ एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पहले संयुक्त गश्त का आयोजन किया है? चीन, पाकिस्तान, मेडागास्कर और सिंगापुर। इसका सही जो आंसर है उसका नाम है मेडागास्कर। तो भारत और मेडागास्कर की नौसेनाओं ने मेडागास्कर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की संयुक्त गश्त की एक पैसेज एक्सरसाइज का संचालन भी किया है। नौसेना के बीच पहला संयुक्त गश्त हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के समान उद्देश्य के लिए दो हिंद महासागर पड़ोसियों के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को दर्शाता है। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस शार्दुल ने पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ओवरसीज परियोजना के हिस्से के रूप में अंतरसीमा मेडागास्कर में एक पोर्ट कॉल किया है। आईएनएस शार्दुल और मेडागास्कर नवी के जहाज एमएनएस ट्रोजना ने एक पैसेज एक्सरसाइज को अंजाम दिया है। संयुक्त अभ्यास दोनों देशों की समुद्री सेनाओं के बीच बढ़ते संबंधों की गवाही देता है और इसका उद्देश्य भारत और मेडागास्कर द्वारा समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना और दोनों सेनाओं के बीच अंतर सक्रियता को सुनिश्चित भी करता है। सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एक्सपो 21 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही जो आंसर किया गया है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर सेना के तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास जो युद्धाभ्यास एमपैक्स 21 का आयोजन किया गया है। इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के सैनिकों की भागीदारी रहेगी। इसके साथ ही साथ इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य अपने द्वीपों के क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं का सत्यापन करना था और संयुक्त बल ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बहु डोमेन उच्च तीव्रता वाले आक्रामक और रक्षात्मक युद्धाभ्यास का अंजाम दिया है। एमपैक्स 2021 का देख लीजिए क्या क्या है कि उद्देश्य जो है अपने द्वीप क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं का सत्यापन करना, सेना के तीनों अंगों के बीच परिचालन तालमेल और संयुक्त रूप से युद्ध लड़ने की क्षमताओं को बढ़ाने का उद्देश्य भी शामिल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की रक्षा के लिए भी कवच युद्धाभ्यास की एमपैक्स का भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस महासागर में ट्रोपेक्स 2021 का आयोजन किया है? उसका सही जो आंसर है वो है हिंद महासागर। आगे बढ़ते हैं। द्विवर्षीय थिएटर लेवल ऑपरेशन रेजिडेंस एक्सरसाइज जो कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, इसकी शुरुआत जनवरी 2021 में शुरू की गई थी। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की सभी परिचालित इकाइयों जैसे पनडुब्बियां, जहाज और विमान हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल की इकाइयां भी इस द्विवार्षिक अभ्यास में भाग ले रही हैं। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र और उसके आसपास के समुद्री क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में नौसेना मुख्यालय के साथ साथ भारतीय नौसेना के तीनों कमांडो के अलावा ट्राई सर्विसेज कमांड की भागीदारी भी है। ठीक है। 10वां लास्ट क्वेश्चन जो आंसर है आपका, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 भारत ने किस देश के साथ किया है? सही आंसर है इसका फ्रांस के साथ किया गया है। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना और द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट 921 का आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास दो वायुसेनाओं के बीच की अनुबंध की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। यह एक अद्वितीय है क्योंकि इनमें दोनों पक्षों द्वारा राफेल विमानों का क्षेत्रीकरण शामिल है और दो प्रीमियर एयरफोर्स के बीच बढ़ती अंतक्रिया का संकेत भी है। फ्रांसीसी पक्ष राफेल एक्सरसाइज A1 330 मल्टी रोल ट्रैक्टर परिवहन A400M सामरिक परिवहन विमान और लगभग 175 कर्मियों के साथ भाग लेंगे। अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय वायुसेना के विमानों में अन्य विमानों में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI शामिल होंगे। ठीक है, तो आज के लिए चलिए इतना ही करते हैं। कल फिर एक नए एपिसोड के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको आराम से पढ़ते रहिए। 10 सीरीज हो चुके हैं अभी तक, टोटल 10 दिन का 10 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से होता है। तो चलिए अपनी तैयारी करते रहिएगा। तब तक के लिए जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू, जय हिंद।